हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नहीं जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज से 4 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी देखी थी जहाँ पे इस बात का दावा किया गया था कि अब मैं 1 मिनट 1 सेकंड भी किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और ये मेरा आखिरी कम्युनिटी पोस्ट है और ये मेरा आखिरी वीडियो है। और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस। सो गाइज, कम्युनिटी को लगे हुए वीडियोस को आए हुए ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए हैं। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर भी एडवांस में विश हो गया और अब तो वाकई में क्रिसमस भी निकल गया। लेकिन इंसान अपनी ज़ुबान पे टिक नहीं पाया, अपनी कम्युनिटी पे लिखे हुए शब्दों पे नहीं टिक पाया, अपनी बनाई हुई वीडियो पे नहीं टिक पाया, अपने मुंह से दिए हुए स्टेटमेंट पे नहीं टिक पाया। तो इससे ज़्यादा हम क्या ही बोलें। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसी के साथ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मैं एक ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट। आप देख ही सकते हो कि कितना खूबसूरत एंड स्टाइलिश ये कुर्ता है। साथ में ये जो स्लीव्स है ना, ये भी इस तरीके से बंद होने वाले स्लीव्स हैं, शर्ट पैटर्न में ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इतना खूबसूरत पीस है ना गाइस। ये इसके साथ आपको नीचे बॉटम भी मिलेगा, प्लेन इसके नीचे पैंट है और ये कुर्ता है। इसका फुल लेंथ फोटो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, तो आप चाहें तो इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको विंटर के लिए एक शॉल भी दिखाना चाहूँगी, जो शॉल मैंने पर्सनली अपने लिए लिया है। मैंने एक बार इसमें ब्लैक कलर भी लिया था और इस बार मैंने थोड़ा सा मरून कलर भी इसमें ट्राई किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। लाइट वेटेड है और इसका फैब्रिक भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका भी लिंक मैं इसी सूट के साथ आपको पिन कर दूंगी कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है, तो वहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, वरना कमेंट का पिन कमेंट आप चेक कर लेना, वहाँ तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मतलब गाइज, मैंने अपने रिएक्शन के 3-4 साल के करियर में ना एक से एक व्लॉगर देखा है, एक से एक व्लॉगर। लेकिन इस तरीके का व्लॉगर मैं पहली बार देख रही हूँ, जो व्लॉगर पैनल टू पैनल घूमना ही बंद नहीं कर रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, व्लॉगिंग की कैटेगरी पे इस तरीके की व्लॉगिंग ना बहुत ही शर्मिंदगी होती होगी व्लॉगर्स कम्युनिटी के लोगों को भी, जब उनके इतने दिन बुरे आ जाएं कि उनको पैनल टू पैनल भटकना पड़े। हार्डली आपने देखा होगा कि पहले तो कोई व्लॉगर किसी वीडियो पे कमेंट भी कर दे, लेकिन इंसान अपने खुद के चैनल पे भी नहीं अटक पा रहा है, मतलब उसके अलावा सब जगह जा रहा है। तो 4 दिन पहले जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट देखा था तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो सामने वाले के अंदर ठहराव आया, कुछ तो समझदारी आई, है ना, क्योंकि अपना पक्ष तो अत्ताधुन रख दिया था, बहुत अच्छे से रख दिया था। लेकिन उस कम्युनिटी के बाद भी, जो गाइस आज से 4 दिन पहले की है, उसके बाद बकायदा एक वीडियो भी आया था रात को, उसमें भी लिखा हुआ था आखिरी वीडियो। उसके बाद अगले दिन पैनल भी लगा, जिस पैनल में भी बोला मैं अब कहीं नजर नहीं आऊंगी, मैं तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी। और मैंने सुना है कि कल तक भी, मतलब क्रिसमस वाले दिन भी सेलिब्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझते हो गाइस एक व्लॉगर के लिए फेस्टिवल कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेस्टिवल में उन्हें बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करने का मौका मिलता है, शॉर्ट्स बनाने का मौका मिलता है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी में हर व्लॉगर इस समय पे बिजी रहता है, इसलिए कंट्रोवर्सी से दूर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं के घर के भैया भाभी को देख लो, उनको भी पता है कि फेस्टिव सीजन है, काम करने का सीजन है ना, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाने का सीजन है, तो उनकी भाभी काम कर रही है, मेहनत कर रही है, बिना ब्रेक के, बिना कंट्रोवर्सी के 1-2 वीडियो में उन्होंने अपना जो है सब कुछ इधर उधर करके वापस से अपने काम पे लौट आई है। सुंदर सुंदर शॉर्ट्स बना रही है, क्रिसमस के शॉर्ट्स बना रही है, वीडियोस बना रही है, व्लॉगिंग बना रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये मैडम जी हैं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैंने ना एक ऐड देखा था छोटे में कि एक बच्चा होता है, वो अपनी टॉय कार ना घुमा ही रहा होता है, उसके पेरेंट बोलते हैं बेटा रुक भी जा, तो कहते हैं पापा की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त पे हमारी लड़ाका दीदी ने भी पता नहीं कौन सा पेट्रोल का सेवन कर लिया है कि उनके ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं, वो रुक ही नहीं पा रही हैं। एक तरफ
यही बोलती हैं कि सब चीज़ों का दी एंड, मेरी तरफ से ये, मेरी साइड से सब कुछ ख़त्म है। तो ख़त्म है कहाँ? मतलब मैं हैरान होती हूँ ये सोच के भी। मतलब बीइंग अ रिएक्शन चैनल, बेसिकली हमारा काम होता है कि हम हर जगह ढूंढते हैं कंटेंट, नहीं कहीं पे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, कहाँ पे किस व्लॉगर ने क्या बोल दिया, किस व्लॉगर ने कहाँ पे क्या कमेंट कर दिया, किस व्लॉगर ने इस चीज़ पे, क्योंकि हमें रिएक्शन देना होता है तो हम बेसिकली देखते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इन दीदी को A to Z सब कुछ पता है, किस रिएक्शन वाले ने कहां पे, किस जगह, किस दिन, किस समय पे क्या बोला। अच्छा वो रिएक्शन वाला क्या कह रहा है, अच्छा वो रिएक्शन वाला किसका दोस्त है, किसका मित्र है। अच्छा मतलब इनको सारा कुछ पता है। रिएक्शन पूरे PhD कर ली है इन्होंने, रिएक्शन वालों के लिए इन्होंने पूरी PhD कर ली है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब तो अपनी कुर्सी को ही खतरा हो गया है कि एक स्पाई हमारे पीछे लग गया है जो हर किसी की छोटी से छोटी चीज को मॉनिटर कर रहा है। आई मीन कहाँ से इतना टाइम आता है कि व्लॉगिंग भी करो, फैमिली भी देखो, अपना भी ध्यान रखो, अपना भी एक पर्सनल मी टाइम होता है वो भी देखो, उसके बाद शॉर्ट्स वगैरह भी बनाओ, उसके बाद पैनल्स भी घंटों घंटों तक अटेंड करो, उसके बाद हर किसी की जानकारी भी रखो कि किसकी चीज़ में कहाँ पे क्या आ रहा है। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन पे भी नज़र रखो, अपने ही नहीं रिएक्शन वालों के कमेंट सेक्शन पे भी नज़र रखो, किसने किसको कितने दिल दिए, किसके कम्युनिटी पे, किसके कमेंट पे मेरे लिए कितने कमेंट आए हैं। मतलब इतना सारा काम एक अकेली जान कैसे कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग। मैं देख के हैरान हूँ। मुझे तो अब पता चला कि कोई इंसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो अभी तक चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। बेसिकली क्या होता है ना गाइज, एक व्लॉगर अपने आप में सक्षम होता है, सक्षम। आपने यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर देखे होंगे, हर टाइम पे किसी ना किसी की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलती रही है, लेकिन किसी व्लॉगर को कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो इस तरीके से भटक रहा हो। वो उसकी अपनी खुद की आवाज़ इतनी दमदार होती है गाइज, उसके अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने ही चैनल पे एक ही बार में बोल के छुट्टी कर देता है, उसको बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ता। राइट ये जहां जा रही हैं इनको वहां ही इस चीज का ज्ञान दिया जा रहा है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, अपना काम कर लो, अपना कंटेंट बना लो। लेकिन इनको किसी की नहीं सुननी, इनको किसी की नहीं सुननी। इनको हर कोई यही समझा रहा है, अरे देखना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, रिएक्ट करना बंद कर दो, अपना काम कर लो। लेकिन नहीं, इन्हें तो सुनना ही नहीं है किसी की, इनको तो देखना भी है, इनको तो रिएक्ट भी करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने चैनल हाइड में डाला हुआ है। ये कैसा हाइड कर रखा है चैनल कि चैनल हाइड करने के बाद भी इनको किसी के चैनल पे क्या एक्टिविटी हो रही है ये सब चीजें पता होती हैं। ढंग से हाइड नहीं किया है मुझे लगता है चैनल, प्रॉपर तरीके से 3 डॉट्स में जाके रिकमेंडेशन ऑफ कर दो, उसे कहते हैं हाइड करना। कि गलती से भी अगर दिख गया तो स्क्रॉल अप कर दिया, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसे कहते हैं। अब इस चीज़ का एक और रीज़न है गाइस, क्योंकि अपने चैनल पे जब ये बोलेंगी तो ये अकेली बोलेंगी, तो पैनल पे जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे जाके शिकायत करो, है ना, कि मैं इतनी सफ़र कर रही हूँ, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, और उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं वो सिंपैथाइज हो और इनके लिए वो लोग बोलें। बेसिकली ये जो पैनल टू पैनल भटकने का ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है, ये इसीलिए अपनाया है कि इनका दर्द सुन के इनके दर्द में और लोग बोलें और उन लोगों को बेसिकली टारगेट करें जिनको ये करवाना चाहती हैं या जिनसे ये परेशान है। ये इनका पैंतरा बहुत पुराना है और यही सेम पैंतरा इन्होंने अपने बाकी प्रीवियस एक्स लोगों के साथ भी फॉलो किया था कि जब इनको किसी की शिकायत करनी होती थी तो ये बेसिकली पैनल ज्वाइन करती हैं, उस इंसान की शिकायत करती हैं, फिर ये वहां से हट जाती हैं और बाकी लोग आपस में टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, मेरा ये टारगेट, मेरा ये टारगेट। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि समझदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि और किस तरीके से समझेंगे। मतलब एक इंसान के ऊपर इस बात का दबाव या उसको इस चीज़ के लिए डोमिनेट किया जा रहा है कि वो अपना कंटेंट भी खुद नहीं चूज कर सकता। अगर उसको इनके ऊपर कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कंप्लीटली इनके परिवार को बॉयकॉट कर चुका है, नहीं बनाना, ना अच्छा ना बुरा, तो क्या वो इस बात का अधिकार नहीं रखता या फिर उसको इस बात का फ्रीडम नहीं है कि वो किसी भी व्लॉगर के ऊपर बना पाए, अच्छा बनाए, बुरा बनाए, उनको अप्रिशिएट करे? किसी को क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट आपके ऊपर तो नहीं बोल रहा। लेकिन पता है क्या होता है कि ये बोलते नहीं है, लेकिन ये पैनल टू पैनल जब लोगों की शिकायत करते हैं तो लोगों को क्या करते हैं,
गैस लाइटिंग करते हैं लोगों को, उनके अंदर सीडिंग करते हैं, उनके अंदर आक्रोश जताते हैं ताकि ये कुछ ना बोले लेकिन इनके बिहाफ में लोग उनको टारगेट करते रहे। और एक इंसान जब टारगेट होता रहेगा, हर किसी का गाइस पेशेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। जब आपके बारे में दुनिया बात करती है और आपकी नज़र में वो चीज़ें आती हैं तो आप उससे इम्पैक्ट होते हो, क्योंकि ये वो चीज़ें करवाते हैं। अपने मुंह से नहीं भी बोलेंगे लेकिन अपना इतना रोना लेके बैठ जाएंगे कि लोगों को इनके ऊपर सिंपैथी आ जाती है और इनके चक्कर में वो दूसरे लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। जबकि रिएक्शन वालों का काम रिएक्शन वालों पे नहीं, रिएक्शन वालों का बेसिकली काम व्लॉगर्स के ऊपर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर, कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करना होता है। यही गलती पहले वाले लोगों ने भी करी कि उन्होंने इनके रोने पे, इनके परेशान होने पे इनकी आवाज बन के दूसरों को टारगेट करना शुरू किया और आज की डेट में वो उनसे भी बुरे बन गए हैं और बाकी लोगों से तो बुरे बनना ही था, क्योंकि अब उन्होंने इनके लिए बोलना बंद कर दिया है। मतलब मैं ये देख रही हूं कि किसी ने अगर आपके लिए 4 दिन अच्छा बोल दिया तो आपने उसको खरीद थोड़ी लिया है, आप उसके विचारों के मालिक थोड़ी हो गए हो कि आप उसको इतना डोमिनेट करना शुरू कर दोगे, उसको इतना डराना धमकाना शुरू कर दोगे। जिस इंसान ने अभी तक आप लोगों के अगेंस्ट कुछ रखा और कुछ बोला ही नहीं है, जो कह भी रही है कि मैं कभी सोशल मीडिया पे ये चीजें लेके आऊंगी ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो अब किसी और पे कंटेंट बना रहा है इंसान, तो उसके ऊपर इस तरीके से हावी हुआ जा रहा है। यहाँ से आप सबको एक शिक्षा जरूर मिलती है कि अगर आप रिएक्शन चैनल पे वाकई काम करना चाहते हैं ना और रिएक्शन रिव्यू आप खोल के बैठे हैं, तो अपना एक प्रोफेशनलिज्म ना हमेशा मेंटेन रखें। किसी के हाथ में अपनी चाबी ना पकड़ा दें कि वो चाबी घुमा के आपको अपने तरीके से घुमा ले। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी व्लॉगर और रिएक्शन वाले पर्सनल दोस्ती यारी में आ ही नहीं सकते। अगर एक बार आप दोस्ती यारी में आ गए, एक बार आप भाई बंदी में आ गए, एक बार आपने आना जाना शुरू कर दिया, तो आपके पास फिर रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि आप अपना सब कुछ पर्सनल डिटेल शेयर कर चुके होते हो। और आज वही पर्सनल डिटेल की वजह से एक इंसान कितना मजबूर हो रहा है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, अपनी मर्जी का काम भी नहीं कर पा रहा है, उसको अपनी खुद की मर्जी का काम भी नहीं करने दे रहा है। पैनल लगवाना, लोगों से बुलवाना, ये पैटर्न सब जगह हो रहा है, इनफैक्ट सबके लिए हो रहा है। जो भी इस फैमिली के अगेंस्ट में रिएक्शन दे रहे हैं, ये लोग चाहे बोले ना बोले, लेकिन इनके घर की जो ये बिटिया रानी है, लाडली बिटिया जी, लड़ाकू दीदी जी, ये सबको लड़ाना ही सिखा रही हैं। ये सबको यही सिखा रही हैं कि कैसे लड़ो, लेकिन अपने लिए मत लड़ो, हमारे लिए लड़ो। और जब इन लोगों का अपने लिए लड़ने का वक्त आता है ना, तब ये इस तरीके से घबराते हैं। आज वो लड़की जो परेशान हो रही है, जिसके लिए ये लड़ाका दीदी इतने प्रवचन देना बंद नहीं कर रही हैं, जा रही हैं, वो लड़की ने डंके की चोट पे इनके लिए फाइट करी, इनके लिए। लेकिन जब उसकी अपने लिए लड़ने की नौबत आई तो आप खुद देख लो उसकी हालत, रोती हुई घूम रही है, टॉर्चर होती हुई घूम, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन इनके लिए एक टांग पे डंके की चोट पर लड़ रही थी। तो ऐसा होता है। तो दूसरों के लिए लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, दूसरों के लिए लड़ना, क्योंकि ये व्लॉगर आपसे ज़्यादा सक्षम है अपने लिए लड़ने में, आपसे ज़्यादा सक्षम, लेकिन फिर भी आप लोगों के मुंह का इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ये बोलना चाहते हैं वो आप लोग बोलो, और फिर उसके बाद ये भी इस बात से मुकर जाएंगे कि हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारे लिए लड़ो, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारे लिए बोलो। हर इंसान अपने आप अपने लिए लड़ रहा है। तो ये पिछले साल ना ये सब चीज़ें हमने सीखी और साल के अंत में ये सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आ गई, क्रिस्टल क्लियर, कि इस फैमिली को सब कुछ अलाउ है। किसी की भी लाइव में जाना, किसी के भी पैनल में जाना, किसी की भी बात करना, किसी को भी कमेंट करना, किसी को भी हार्ट देना, किसी से भी बात कर लेना, किसी से भी चुगलखोरी कर लेना, किसी से भी डीएम कर लेना, किसी से भी पर्सनल टच में आ जाना। लेकिन अगर किसी ने इनके लिए एक समय पे अच्छा बोला है तो उसको ये अपनी जागीर समझने लगते हैं कि अब ये तो हमारे से बाहर जा ही नहीं सकते, इनकी बाउंड्री, कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा है, ये अगर पार करी तो फिर आर पार का मामला हो जाएगा, और अगर इसके अंदर रहे तो फिर ठीक है, पर अगर इसके बाहर जाने की कोशिश करी तो फिर हम साम दान दंड भेद अपने आप नहीं बोलेंगे तो टॉर्चर करवाएंगे, बुलवाएंगे। मतलब मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। इसको बेसिकली कहते हैं कि दादागिरी करना। इसको व्लॉगर नहीं कहते हैं, इसको व्लॉगिंग नहीं कहते हैं।
अच्छे से अच्छा व्लॉगर एक टाइम पे खतरनाक से खतरनाक तरीके से ट्रॉल हुआ। इस समय पे कथावाचक जी इतने ट्रॉल हो रहे हैं, सौरभ जोशी इतना ट्रॉल हो रहा है, अरमान मलिक आए दिन ट्रॉल होता रहता है। कभी अरमान मलिक को किसी के पैनल टू पैनल, उसकी वाइफ को किसी के पैनल टू पैनल मंडराते डगराते देखा है आप लोगों ने। सौरभ जोशी के लिए कितनी बड़े बड़े लेवल तक ट्रॉलिंग नहीं हुई, नई शादीशुदा उसकी वाइफ को क्या क्या नहीं बोल दिया गया, उसको देखा। वरना वो चाहे तो रातों रात अपने कितने पीआर खड़ा कर सकता है, रातों रात इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी, लेकिन बर्दाश्त, डिग्निटी मेंटेन करना। क्योंकि अगर व्लॉगिंग को छोड़ के कंट्रोवर्सी में पड़ गए तो व्लॉगिंग किस बात की करोगे? इतने इजीली अगर अप्रोचेबल हो गए तो व्लॉगिंग किस बात की करोगे? अपने आप को बोला जाता है कि हम तो व्लॉगिंग कैटेगरी में हैं, हमें तो हर चीज़ें बोलने के लिए पेमेंट मिलती है, नेशनल मुद्दों पे बात करने के लिए भी पेमेंट मिलती है। लिटरली हमारे पास ऑफर्स आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पास ही तो ऑफर आते हैं, लेकिन आप लोग इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंस कर क्या रहे हो? और ऑफर भी उन इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं। इस कंट्रोवर्शियल व्लॉगर्स के पास कभी इस तरीके के प्रोडक्टिव मार्केटिंग के लिए चीज़ें नहीं आती हैं। वो आने के लिए भी इंसान का एक लेवल, एक ऑरा और एक पॉजिटिविटी उसकी व्लॉगिंग में होनी चाहिए, जो कि व्लॉगर्स करते हैं। क्योंकि अगर आपका व्लॉगिंग नेगेटिव जाता है ना, तो आपको कोई भी ब्रांड इतनी इजीली काम नहीं देता, क्योंकि उनकी खुद की जो है पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी, उनके ब्रांड की खुद की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, बेइज्जती और हो जाएगी उनके ब्रांड की, है ना। तो अगर व्लॉगिंग कैटेगरी एक सम्मानपूर्वक कैटेगरी चूज करिए तो उस पर काम करना भी तो शुरू करो। तो लोगों को अपनी तरह मत सिखाओ लड़ना लड़ाना, लोगों को साथ में रहना सिखाओ, मिलजुल के रहना सिखाओ, साथ में काम करना सिखाओ, लोगों को इतनी फ्रीडम सिखाओ कि आप सब अपने ओपिनियन के मालिक हैं, अपने अपने तरीके से अपने ओपिनियन दिए, मत लड़िए। आपके लिए पिछले 1 साल से लोग लड़ ही रहे हैं, लड़ के मतलब क्या क्या चीज़ें कुर्बान नहीं हुई गाइस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और आप अब भी नहीं समझ रहे हो तो मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग समझोगे कि सारी चीज़ों की शुरुआत ही ऐसी हुई। आधे यहाँ आधे वहाँ, आधे फेवर में नहीं, आधे इसके लिए खड़े हुए आधे उसके लिए खड़े हुए। अरे एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखो। कल को किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, कुछ भी चीज़ होगी ज़िंदगी में, ये व्लॉगर्स मुड़ के नहीं देखेंगे और ये सीधा यही बोलेंगे कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी अपनी खुद की मर्जी से दी, हमने आप लोगों से नहीं उगलवाई। तो कम से कम ऐसा मौका मत आने दो। बहुत लंबा यहाँ पे काम करना है, कब किसको किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूसरे इंसान को टारगेट करो। समय का चक्र है, यू नेवर नो कि आपको अपने इस जर्नी में कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कम से कम इतनी स्पेस रखो अपने बीच में कि कभी ज़रूरत पड़े तो आराम से जा पाओ इज्जत के साथ। मत लड़ो इन लोगों के चक्कर में, अपने अपने ओपिनियन रखो। आप किसी को पसंद करते हो, डंके की चोट पे उसको सपोर्ट करो, उसकी अच्छाइयाँ दिखाओ, उसकी क्वालिटीज़ दिखाओ। अगर आपको ये लड़ाका दीदी सपोज पसंद है तो लड़ाका दीदी की क्वालिटीज़ दिखाओ, बताओ इनकी क्या क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती है, वो सारी क्वालिटीज़ डिस्कस करो। लेकिन इनके लिए अगर आप आपस में लोगों को टारगेट कर रहे हो, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों के मुंह से ये सिर्फ अपने दिल की चीजें करते जाएंगे। आज जयश्री की हालत आप सबके सामने है, वो भी लड़ती थी, किस किस से नहीं लड़ी, वो किस किस से नहीं लड़ी, और आज स्थिति देख लो उसकी क्या है, क्या मिला उसको। लोगों से लड़ने का अंजाम, सबसे नफरत लेने का अंजाम उसे आज क्या मिला। और उसी पगचिन्हों पे अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो ये आप लोगों की अपनी खुद की चॉइस है, खुद की समझदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ों से सबक लेना चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि हर कोई समझदार है, तो अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ से आप लोगों को जो अपने लिए अच्छा लगे वो आप लोग कीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी कि हर कोई अपने काम पे लौट आया है और हर कोई अपने काम पे लग गया है। लेकिन ये लड़ाका दीदी ने लोगों को अब लड़वाने का काम शुरू कर दिया है। अब अपने आप से लड़ नहीं पाई, अपनी तरफ से हथियार डाल दिए, तो अब लोगों का इस्तेमाल करके आपस में लड़ो लड़ो लड़ो, फूट डालो, राजनीति करो। मुझे नहीं पता कि इनका ये पैंतरा कब कहाँ किस जगह पे आके रुकेगा। एनीवेज, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।